हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक बाइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफआईआर फिल्टर। ठीक है, तो हमने पिछले कुछ दिनों से आईआईआर फिल्टर के बारे में पढ़ा था एंड फिर हमने उसका रियलाइजेशन देखा, जिसमें हमने डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2, पैरेलल एंड कैस्केड स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ा, उसकी सारी डिजाइनिंग को अच्छे से समझा, स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा, उनके इक्वेशन, उनके ट्रांसफर फंक्शन को हमने अच्छे से समझा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से वीडियो जाके देख सकते हो और आपको आई बटन में भी लिंक दिख रहा होगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एफआईआर फिल्टर। देखो, जब ये प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने इंट्रो वीडियो में ऑलरेडी आपको आईआईआर एफआईआर फिल्टर के बारे में बहुत डिटेल में बताया था एंड देन हमने एफआईआर फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन भी देखे थे। ठीक है, तो हम एफआईआर फिल्टर को यहाँ नहीं कवर करेंगे, आप वहां पर वीडियो में जाके आप वीडियो देख सकते हो, तो वहां से आपको अच्छे से समझ आएगी। हमारा जो टॉपिक है वो है हम रियलाइजेशन ऑफ एफआईआर फिल्टर। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि हमारा एफआईआर फिल्टर क्या का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस किस तरीके से हो सकता है वो हम देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो रियलाइजेशन है एफआईआर फिल्टर का वो टू टाइप्स के हैं, एक है डायरेक्ट फॉर्म 1 और दूसरे है कैस्केड। मीन्स अब जो एफआईआर फिल्टर होता है उसका जो आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको करना है तो आप डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर और कैस्केड स्ट्रक्चर का आप यूज कर सकते हो। अब रियलाइजेशन क्या हुआ मैं फिर से आपको बता देती हूँ। तो रियलाइजेशन सिंपल आपका क्या है ना, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है आपके फिल्टर के सिस्टम का। सिंपल समझो कि जो आप फिल्टर बना रहे हो उसके अंदर जो आपने अरेंजमेंट किया है, तो आपने क्या किया, सिस्टम बनाया है। तो जो सिस्टम का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या जब रिप्रेजेंटेशन करते हो विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें आपके क्या होते हैं, एडर, मल्टीप्लायर, डिले एलिमेंट, कनेक्शन, इन सब की हेल्प से जब आप उसका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं रियलाइजेशन। ओके, तो हम देखेंगे हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन। हम सबसे पहले अपना डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन देखेंगे। देखो, आईआईआर फिल्टर में हमने डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2 देखा था, तो इसी तरीके से हमारे एफआईआर फिल्टर में भी डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 होता है, लेकिन ये दोनों काफी कॉमन होते हैं, सिमिलर होते हैं, इस वजह से इनको एक ही कंसिडर किया जाता है। तो हम सिंपल डायरेक्ट फॉर्म 1 रियलाइजेशन पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन क्या होता है कि सिंपल हमारा डायरेक्ट फॉर्म 1 रियलाइजेशन of a finite impulse response is a way of implementing the filter using a straightforward structure। तो मैंने भी बताया कि यह एक तरीके का क्या वे है, टेक्निक है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, अपने फिल्टर को इम्प्लीमेंट करते हो यूजिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर। मैंने कहा था ना, सिंपल आप ब्लॉक डायग्राम से, जिसमें आपके एडर एलिमेंट, मल्टीप्लायर एलिमेंट, ब्लॉक या कह लो डीले एलिमेंट, इन सब की हेल्प से जो आप ब्लॉक डायग्राम बनाते हो, जो स्ट्रक्चर बनाते हो, वही हमारा क्या होता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो वही हमें बता रहा है कि जो डायरेक्ट फॉर्म 1 है ये भी एक तरीके का क्या है, वे है, जिस वजह से आप क्या करते हो, अपने फिल्टर का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हो। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना वो क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जब मैं अभी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी ना तो आप देखोगे कि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर होता है। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो एफआईआर फिल्टर है वो आउटपुट से मतलब नहीं रखता, उसको आउटपुट से मतलब नहीं होता। तो इस वजह से एफआईआर फिल्टर में आप देखोगे कि कोई भी फीडबैक नहीं होता है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो सिंपल इनपुट वैल्यू के साथ बनता है, तो इस वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता है। और जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारे फिल्टर के इक्वेशन को क्या करता है, डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एफआईआर फिल्टर क्या होता है वो हम देखते हैं। तो मैंने बताया था कि जो एफआईआर फिल्टर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। मतलब ऐसा सिस्टम या ऐसा अरेंजमेंट या ऐसा फिल्टर जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या हो, फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक आपको वैल्यू निकाल के दे, मतलब परसिस्ट करता हो। सिंपल समझो, जब आपका कोई भी फिल्टर है या कोई भी सिस्टम है वो आपको फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक आपको वैल्यू निकाल के दे रहा है, या उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है आपको फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक ही देखने को मिल रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या था, जो हमारा फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, नॉन रिकर्सिव नेचर का। मीन्स इनके जो आउटपुट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे, इनपुट वैल्यू पे और इनके पास्ट इनपुट वैल्यू पे। ठीक है,
इनको आउटपुट से कोई मतलब नहीं होता, तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन बनता है FIR फिल्टर का, उसके पास सिर्फ और सिर्फ जीरोस वाले कंपोनेंट होते हैं, पोल्स वाले नहीं होते हैं। मीन्स समझो, IIR फिल्टर का जो हम रिप्रेजेंटेशन करते थे या उसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता था HZ, वो किस में होता था, रेशनल सिस्टम में, मतलब YZ बाय XZ इस फॉर्म में होता था, ठीक है। और हमारे पास YZ के भी वैल्यूज होते थे और XZ के भी वैल्यूज होते थे। जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन बनता था वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता था। लेकिन आप FIR फिल्टर में क्या देखोगे कि इसको फीडबैक लूप का जरूरत नहीं होता, तो इस वजह से इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर वाले वैल्यूज होते हैं, न्यूमरेटर वाले वैल्यूज होते हैं। इस वजह से हम कहेंगे कि हमारा FIR फिल्टर होता है, उसके पास पोल्स नहीं होता। देखो पोल्स होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता। अगर आप लिख दो Z⁻0, तो ये भी तो हमारा एक पोल्स ही है, तो हम कह सकते हैं ना कि जो पोल्स होता है वो Z का पावर में होता है, मतलब Z=0 के पावर में होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पोल्स हमारा नहीं होता है, बट होता किसमें, Z=0 के पावर में, ओके। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि जो हमारा FIR फिल्टर है उसके पास जीरोस वाले वैल्यूज होते हैं, पोल्स वाले वैल्यूज नहीं होते, ठीक है। तो जो हमारा इक्वेशन होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मींस जो हमारा HZ = क्या हो जाता है, सिग्मा K का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, क्योंकि हमारा इनपुट वैल्यू है, और कहाँ तक जाएगा, m-1 तक। क्यों जाएगा अभी बताते हैं, ठीक है। और हमारा कोफिशिएंट AK × Z⁻⁻K, AK नहीं होगा, BK होगा। ए वाला कोफिशिएंट्स हमारा क्या होता था, पोल्स होता था। बी वाले कोफिशिएंट्स हमारे क्या होते हैं, जीरोस होते हैं, ओके। अब देखो हमने यहाँ पे m-1 क्यों लिया है, देखो जब आप FIR फिल्टर डिजाइन करते हो, FIR फिल्टर, तो आप क्या लेते हो, जो आपका m का वैल्यू होता है, जैसे मान लो कि आपका m का वैल्यू क्या दिया है, 5, तो क्योंकि आपका Z का जो पावर है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा वैल्यू कहाँ तक जाएगा, हमें क्या चाहिए, अपने इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ 5 Z के वैल्यू चाहिए, ठीक है, 5। तो हमारा Z का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो कहाँ से होगा, 0 1 2 3 एंड 4। अब इनको आप गिनो नंबर, तो ये हमारा टोटल कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5। और ये हमारा क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया कि हमारा जो ऑर्डर है कितने का है, 5 का। तो हम क्या लेंगे कि अगर हमारा m = 5 है, मतलब अगर हमारा कह रहा है कि आपको FIR फिल्टर डिजाइन करना है विथ ऑर्डर, क्या करना है आपको, 5 का, तो जो आपका इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, k का वैल्यू = 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, m-1, मतलब 5 - 1 = 4। यहाँ हो जाएगा हमारा BK × Z⁻⁻K, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, B0। Z⁻0 क्या होता है हमारा, 0, तो इस वजह से ये हमारा B0 हो जाएगा। प्लस अब आ जाएगा हमारा B1 × Z⁻⁻1 प्लस B2 × Z⁻⁻2 प्लस B3 × Z⁻⁻3 प्लस B4 × Z⁻⁻4। आपको अल्टीमेटली कितने डिले एलिमेंट चाहिए, 5। तो एक आपका जो डिले एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पावर में है, 0 के पावर में है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि हमारा जो इक्वेशन होगा वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से जो हमारा ऑर्डर ऑफ फिल्टर होगा वो हम इक्वेशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, m-1। मीन्स अगर हमें 5 का डिजाइन करना है तो हमारा, क्योंकि k का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर 1 से होता तब हम कहते हैं कि हम 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा वैल्यू, ओके। तो ये रहा हमारा FIR फिल्टर, ओके। अब देखो हमने क्या निकाला था अपना, HZ = सिग्मा K का वैल्यू कहाँ जाएगा, 0 से लेके m-1, यहाँ पर हो जाएगा हमारा BK × Z⁻⁻। ये था हमारा इक्वेशन हमारे FIR फिल्टर का। अब देखो जब हम इसको n के फॉर्म में लिखेंगे और हम अपने इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन के अगर फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, yn × अब देखो ये कैसे हुआ, अब देखो समझाते हैं। HZ हमारा क्या हो जाएगा, YZ/XZ, ठीक है। जो आउटपुट पे आ रहा है वो अगर हमारा ट्रांसफर फंक्शन इनपुट से मल्टीप्लाई होकर हमें आउटपुट दे रहा है, यही तो हमारा होता है ना। तो हमारा ये हो गया, और सिग्मा क्या हो जाएगा, K = 0 से m-1 BK × Z⁻⁻K। अब देखो यहाँ पर सिस्टम क्या कह रहा है कि हमने क्या किया, अपने YZ को इधर रख के XZ अगर इधर भेज दिया, तो ये हमारा क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। तो हमारा क्या हो गया, YZ × SZ × XZ, कह सकते हैं ना XZ।
अब देखो, अब हमारा वैल्यू क्या है, अगर हम इसको क्या करेंगे n के फॉर्म में तोड़ देंगे, हम क्या कर रहे हैं इसको n में लिखेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं h n इंटू एक्स एन, हम लिख सकते हैं ना ऐसे। तो यहीं पर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई किया गया है कि हमारा जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, अगर हम एक्स जेड इधर भेज देंगे तो वाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नॉट इंटू एक्स एन प्लस बी वन, क्योंकि यहाँ पर z का पावर 0 है, यहाँ कोई भी डिले एलिमेंट नहीं है, और यहाँ पर हमारा क्या होगा z बी वन इंटू जेड टू पावर माइनस वन, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा n माइनस वन। मैंने बताया था ना कि अगर आप एक्स जेड इंटू जेड टू पावर माइनस के का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालो तो वैल्यू क्या आएगा आपका एक्स एन माइनस वन, ये बताया था ना। तो सेम यही बी के इंटू जेड टू द पावर माइनस के का अगर आप इनवर्स निकालो तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका अगर इनवर्स निकाल दो तो सिंपल आपका नहीं हो जाएगा एक्स एन माइनस वन हो जाएगा ना, एक्स माइनस वन। इसको लिख सकते हैं ना सिग्मा के इक्वल टू 0 एम माइनस वन, क्योंकि हमने एक्स जेड इधर भेजा है तो एक्स जेड इंटू जेड टू द पावर माइनस के क्या हो जाएगा हमारा एक्स एन माइनस वन, और ये हमारा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा बी के। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इसी का आपको फर्दर एक्सपेंशन है हमारा वाई एन इज इक्वल टू क्या है हमारा बी नॉट इंटू एक्स एन, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आ गया के का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एन माइनस के होगा, एन माइनस वन नहीं एन माइनस के होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया के का 0, तो यहाँ पर क्या हो गया एन, फिर हमारा इसी का फर्दर आप एक्सपेंशन किया तो आपने बी वन लिखा एक्स एन माइनस वन, तो ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन हो गया हमारा। अब इसी के हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखना। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक ट्रांसफर फंक्शन लिख भी दिया है, तो अगर आप चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और आप चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये हमारा रहा ट्रांसफर फंक्शन जो मैंने भी आपको बताया, ओके। अब देखो कैसे होगा हमारा इक्वेशन, समझना। अब हमें क्या करना है, अपना स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी आ चुका है, हमारे पास क्या है वाई एन। सिंपल हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे। हमने आपको बताया था अगर आपका सिग्नल एन के फॉर्म में है तो कुछ नहीं, सबसे पहले आपको जेड ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा वाई एन का क्या हो जाएगा वाई जेड इज इक्वल टू बी नॉट, एक्स एन का क्या हो जाएगा हमारा एक्स जेड प्लस बी वन, एक्स एन माइनस का क्या होगा एक्स जेड इंटू जेड टू द पावर माइनस वन प्लस सो ऑन, कहाँ तक जाएगा हमारा वैल्यू बी, कहाँ तक जाएगा हमारा एम तक इंटू एक्स जेड इंटू जेड टू द पावर माइनस एम। ये हमारा हो गया इक्वेशन, ओके। अब देखो अब हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा वाई जेड है वो इंडिविजुअली हमारे हर एक ट्रांसफर फंक्शन से मिलके बन रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि जो हमारा वाई जेड है, ये जो इक्वेशन आ रहा है ये क्या आ रहा है हमारा बी नॉट इंटू एक्स जेड, मतलब हमारा जो इनपुट आ रहा है एक्स जेड वो सिंपली क्या हो रहा है बी नॉट से मल्टीप्लाई हो रहा है, बी नॉट से मल्टीप्लाई हो रहा है और हमारे एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम क्या देख रहे हैं, जो दूसरा एलिमेंट है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक डिले एलिमेंट के साथ आ रहा है और b1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ क्या निकाल देंगे, और ये एक्जेड से ही हमारा निकल रहा है एक डिले एलिमेंट, तो हम यहाँ से एक डिले एलिमेंट निकाल देंगे z टू द पावर माइनस वन, और हमारा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है b1 से, यहाँ हो जाएगा हमारा b1, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, फर्दर एक्सपेंशन करना है। अब हमारा क्या रहा है, दूसरा जो एलिमेंट हो जाएगा वो क्या होगा, अगेन z माइनस वन डिले के साथ आएगा, और जो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा b2, तो यहाँ पर आ गया हमारा b2, ठीक है, b2 आ गया। अब देखो अगेन फिर हमारा क्या हो जाएगा, z माइनस वन के साथ आएगा, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा हमारा b3। इस तरीके से हमारा क्या चलेगा, सिग्नल आगे बढ़ता जाएगा, और लास्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारा एक अगेन z टू द पावर माइनस वन, और हमारा जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा bm, और यहाँ से आपको yz आपको मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन, ठीक है, FIR फिल्टर का। आप देख रहे हो कि सिंपली आपका जो इनपुट सिग्नल है वो सबसे पहले क्या हो गया हमारा b नॉट से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, उसमें कोई भी डिले नहीं आ रहा है, तो ये डायरेक्ट हमारे एडर वाले वैल्यू पे चला गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा दूसरा जो एलिमेंट आ रहा है वो क्या हो रहा है, इनपुट के साथ तो आ रहा है बट एक डिले भी है उसमें, और विथ कोफिशिएंट b1 आ रहा है, तो हमने अपने एडर में दोनों सिग्नल को ऐड कर दिया। फिर अगेन हम देख रहे हैं कि जो हमारा सिग्नल है फिर z माइनस वन डिले के साथ आ रहा है, और विथ कोफिशिएंट हमारा क्या है b2, ठीक है, ये एडर है, ठीक है, b2 आ रहा है।
तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लास्ट में सारे सिग्नल क्या हो रहे हैं, जितने भी इनपुट ऊपर से आ रहे हैं हमारे, और जो हमारा सिग्नल इधर से आ रहा है, जनरेट हो रहा है, वो सारे सिग्नल आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ के हमारा क्या दे रहे हैं, YZ दे रहे हैं। ठीक है, यही तो एडर बता रहा है कि जितने भी इनपुट सिग्नल है वो क्या होंगे, आपस में सारे ऐड होके हमारा क्या बनाएंगे, YZ बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये डायग्राम। ठीक है, अब देखो, तो जस्ट यही हमारा क्या है, यहाँ पर मैंने ब्लॉक डायग्राम ऑलरेडी दे रखा। अब आप कहोगे कि मैम ये H0, H1, H2, H3 क्या, ये वही है B0, B1, B2, B3। ठीक है, ये वही है B0, B1, B2, B3। यहाँ पर इसने क्या लिया है, H के टर्म में हमने लिया है। अभी मैंने बताया था ना कि यहाँ पर BK को इसने क्या लिया है, जैसे हमने यहाँ पर BK लिया था, तो इसने यहाँ पर क्या ले लिया, H के फॉर्म में वैल्यू को लिया है। ठीक है, तो H के फॉर्म में मतलब ये भी हमारा क्या है, डिले है। सिंपल समझो, अगर आप XZ को अपने ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हो तो वही तो आपको आउटपुट देता है ना। तो बस हमने क्या कर दिया है, अपने जो कॉफिशिएंट्स है उसको हमने रिप्लेस कर दिया हमारे ट्रांसफर फंक्शन से। सिंपल हमने यही किया है, जो हमारा कोफिशिएंट था उसको हमने कह दिया कि हमारा ये ट्रांसफर फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इनपुट सिग्नल आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है H0 से, क्योंकि हमारा पहला वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट क्या हो रहा है, H0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ एडेड पे आ रहा है। दूसरा हम देख रहे हैं कि एक डिले के साथ आ रहा है विथ H1 वैल्यू के साथ, फिर अगेन हम देख रहे हैं तो सारे लास्ट में क्या हो रहे हैं, ऐड होके हमें क्या दे रहे हैं, यहाँ पर YZ दे रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन ना रहा हो। ओके, इसके बाद आता है हमारा कैस्केड स्ट्रक्चर। देखो कैस्केड स्ट्रक्चर क्या है वो समझो, ये भी एक तरीके का वे है जिससे आप अपने हायर ऑर्डर फिल्टर को क्या करते हो, ब्रेक डाउन करते हो इन अ सीरीज ऑफ स्मॉलर फिल्टर। देखो मैंने ऑलरेडी आपको IIR फिल्टर में भी बताया था, जो स्ट्रक्चर का जो यूज किया जाता है उसमें आप क्या करते हो ना, अपने हाई ऑर्डर फिल्टर को सिंपली ब्रेक डाउन करते हो, इधर जीरो और पोल्स के फॉर्म में, या तो फिर आप इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में तोड़ते हो। तो जब अगर आप अपने ट्रांसफर फंक्शन को जीरोज और पोल्स में बांटते हो, तो वहां पर जो आपका वैल्यू होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर। लेकिन अगर जब आप इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन में ब्रेक डाउन करते हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं कैस्केड, पैरेलल, लैडर एंड आगे बहुत सारे जो भी ट्रांसफर फंक्शन होते हैं वो ऐड के बनाया जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैस्केड स्ट्रक्चर का क्यों यूज होता है। तो सेम जैसे IIR फिल्टर में होता था, वैसे ही FIR फिल्टर में अगर आपके पास हाई ऑर्डर फिल्टर है, तो सिंपली आप उसको क्या करते हो, छोटे छोटे ब्रेक डाउन करते हो स्मॉलर इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन में। ठीक है, और हर एक ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या होता है, लोअर ऑर्डर में होता है। अभी देखना कि आपका जितना भी ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, सिंपली छोटे छोटे फॉर्म में होंगे। ओके, दिस कैन बी एडवांटेज, इस वजह से इसका वेरियस रीजंस में आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा, चाहे न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मॉड्युलरिटी हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, अपने हाई ऑर्डर फिल्टर को ब्रेक डाउन कर दिया है स्मॉलर इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन में, और सबका जो इक्वेशन होगा, जो सबका प्रोडक्ट होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा होल ट्रांसफर फंक्शन किसी भी फिल्टर का। मैंने बताया था ना, जो कैस्केड स्ट्रक्चर में क्या होता है, Hz इज इक्वल टू H1Z इंटू H2Z इंटू H3Z इंटू एंड सो ऑन, ऐसे होता है। और हमने बोला था कि एक ट्रांसफर फंक्शन का आउटपुट दूसरे ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्या बनता है, इनपुट होता है। मतलब हम अपने इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन को क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जिससे एक का आउटपुट दूसरे के लिए क्या बनता है, इनपुट का काम करता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये इस तरीके के आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाता है। आपके सिस्टम के अंदर क्या आ जाती है, एक न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी, मतलब इसको आप एनालिसिस आराम से कर सकते हो, इसके अंदर आप डिजाइनिंग अच्छे से कर सकते हो। इस वजह से कैस्केड को ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, तो हमारा जो FIR फिल्टर है उसका जो जनरल टर्म था, हमने क्या पढ़ा था, जनरल इक्वेशन yn इज इक्वल टू B0 xn एंड सो ऑन, ये था हमारा इक्वेशन। अब देखो हम क्या करते हैं, अपना कैस्केड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सिंपली मैंने बताया जो कैस्केड स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, फिल्टर को सेवरल स्टेजेस में या फिर कह लो सेवरल इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन में डिवाइड करता है, जो क्या होते हैं, लोअर ऑर्डर फिल्टर्स के होते हैं। और आउटपुट जो जनरेट होता है वो क्या होता है, इनपुट होता है दूसरे स्टेज के लिए। ठीक है, मतलब जो हमारा जो फंक्शन बनता है वो क्या होता है, यहाँ से हमारा आया XZ, ये हमारा क्या हुआ HZ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपने H1Z H2Z में तोड़ दिया, तो H1Z यहाँ हो जाएगा हमारा H2Z, और यहाँ से हमारा आता था YZ।
और हम कहते थे ये यहाँ इंटरमीडिएट है WZ, और WZ क्या है, H1Z के लिए आउटपुट है, लेकिन H2Z के लिए वो क्या हो जाता था, इनपुट हो जाता था। एंड ऐसे ही हमारा सिस्टम काम करता है। ओके, अब देखो हम इसको क्या करते हैं ना, सारा थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से समझ लिया, अब हम लोग इसको क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। ओके, तो हम अपने वन नोट पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखो, एच जेड इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 z टू द पावर -1 प्लस 1/4 z टू द पावर -2 प्लस 1/2 इंटू z टू द पावर देखो ये 2 है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, इसको आप आराम से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्म वन रियलाइजेशन से बना सकते हो। डायरेक्ट फॉर्म वन रियलाइजेशन से अगर हम बनाए इस क्वेश्चन को तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो ये हमारा क्या हो गया, yz बाय xz। तो जो हमारा इनपुट मान लेते हैं xz आ रहा है, वो सिंपली क्या हो जा रहा है, यहाँ से जो हमारा xz आ रहा है वो सिंपली हमारा 1/2 से मल्टीप्लाई होके हमारे एक एडर पे ऐड हो जा रहा है। सिंपली यहाँ पर कोई भी डिले नहीं है। दूसरा हमारा क्या देख रहे हैं, जो हमारा इनपुट सिग्नल आ रहा है वो क्या हो रहा है, एक डिले के साथ आ रहा है विथ कोफिशिएंट 1/4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, हम अपना एक डिले एलिमेंट निकाल देंगे यहाँ से हमारा, क्योंकि इनपुट सिग्नल आ रहा है, और एक हमारा क्या हो जा रहा है 1/4 का कोफिशिएंट हो जा रहा है। ये हो गया। अब अगेन हम क्या करेंगे, हमारा क्या है दूसरा ऑर्डर ऑफ फिल्टर है, तो हम अगेन देख रहे हैं कि हमारा एग्जैक्ट फिर से एक डिले के साथ आ रहा है विथ कोफिशिएंट 1/4, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1/4। अगेन हमारा क्या है, एक डिले एलिमेंट और है जो आ रहा है हमारा z-1 से, और विथ कोफिशिएंट हमारा क्या हो रहा है 1/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा आ गया सिग्नल, यहाँ ऐड हो गया, ठीक है। सारे सिग्नल हमारे क्या हो गए, एक जगह इकट्ठे हो गए, और हमारा यहाँ से हमारा क्या निकल गया, हमारा yz, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, और xz बाय yz ही तो hz होता है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बना डायरेक्ट फॉर्म वन का, वो कैसा बना, ऐसा बना, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, कैस्केड से समझते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर रहा होगा। तो देखो जब भी जरूरी नहीं है आपका इक्वेशन इसी फॉर्म में हो, ठीक है। आपको अपने इक्वेशन को क्या बनाना है, ऐसा बनाना है जिसमें आपका पोल्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, मतलब पोल्स वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर वाला पार्ट होना चाहिए। तो आप उसको सिंपली स्ट्रक्चर कर सकते हो। ओके, अब देखो इसको हम लोग किससे बनाते हैं, कैस्केड से। तो हमने कैस्केड रियलाइजेशन में क्या पढ़ा कि जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है एच वो इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन में टूटता है। मतलब एच इज इक्वल टू क्या होगा, h1z इंटू h2z इंटू h3z एंड सो ऑन, ये होता था। अब हमारा क्या है, h1z h2z सब क्या है, हमारा इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन है। तो सब क्या होंगे, सबके पास हमारा क्या होगा, जीरोस वाला पार्ट होगा, पोल्स नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये क्या है, FIR फिल्टर है। सिर्फ सबके पास क्या होंगे, जीरोस वाले कंपोनेंट होंगे। तो हमारा h1z क्या है वो देख लेते हैं, मतलब hz क्या है हमारा। तो hz हमारा क्या है, हमारा 1/2 प्लस 1/4 z टू द पावर -1 प्लस 1/4 z टू द पावर -2 प्लस 1/2 इंटू z टू द पावर -3। अब हमें इसको क्या करना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ना है। मतलब हमें इस इक्वेशन का क्या निकालना होगा, रूट्स निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो देखो, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस z टू द पावर -1 प्लस z टू द पावर -2, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2z टू द पावर -3। अब देखो यहाँ तक हमने कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे वो समझो। तो मैंने आपको बताया था पिछली इक्वेशन में कि आपको अगर अपना कैलकुलेशन को आसान करना है तो आप क्या करो, सिंपल इसको जो निगेटिव पावर है उसको आप पॉजिटिव बना लो। अब पॉजिटिव आप कैसे बनाओगे, तो z का जो भी हाईएस्ट पावर होगा उससे ही आपको क्या करना होता है, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो हमें अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, अपने z³ से जो हमारा z का क्या है, हमारा z टू द पावर -3, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा क्या हो सके, हमारा वैल्यू पॉजिटिव में आए। तो हम क्या करेंगे, z टू द पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी कर देंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नीचे भी करना होगा सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 2z³ प्लस z टू द पावर
2 प्लस जेड टू द पावर 1 और हमारा यहाँ जाएगा 2। ओके, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 4z3। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम इस हमारे पास क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया, इसको हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, रूट के फॉर्म में मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। कैसे आप समझो, आप अपना कैलसी निकालना, कैलसी निकालोगे उस पर अपने वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है। और आपको कैलसी में क्या देखना है, हमारा जो पावर किस में होना चाहिए, a x³ प्लस b(x²) प्लस c(x) प्लस d। ये वाला इक्वेशन जहां दिखेगा आपको वहां पर जाना है और अपने कोफिशिएंट्स को क्या करने हैं, इनपुट करने हैं। अगर जब आप कोफिशिएंट को इनपुट करोगे तो जेड का जो पहला वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपका -1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला रूट क्या आ गया, हमारा z+1, z+1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा पहला जो रूट आ गया हमारा क्या हो गया, z+1। आप देखो उसके बाद जब आप z का वैल्यू निकालोगे तो आप देखोगे कि वैल्यू क्या आ रहा है, इमेजिनरी में आ रहा है। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहा है, इमेजिनरी में नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहा है, मतलब रियल नंबर भी है और हमारा उसमें क्या है, इमेजिनरी नंबर भी है। तो आपको क्या करना है, आपको याद होगा जब हमारा रूट्स निकलता है तो रूट्स का मतलब क्या होता है, तो जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं वैल्यू को। याद है ना, अगर हमारा 4 है, अगर इसका आप रूट निकालो तो आपका क्या होगा, 2 और 2। तो हमारा जो रूट है 2 वो 4 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है और ये भी 2 हमारा क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब जैसे समझो 6 का क्या रूट हो जाएगा, 2 और 3। तो आप देखोगे 2 जो है 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और 3 जो है कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। और एक चीज और देखो, जब 2 अगर 6 को डिवाइड करेगा तो क्या करेगा, वो दूसरा रूट बनाएगा हमारा। किससे क्रिएट, 2 अगर 6 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 3। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो दूसरा रूट है वो क्या है 3। तो मतलब अगर एक रूट आपका उस इक्वेशन को डिवाइड करेगा तो वो हमारा क्या देगा, दूसरा वाला रूट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, z+1 से इस इक्वेशन को अगर डिवाइड करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2z² माइनस z+2। आप देखो कैसे आया, समझो हमारा क्या था रूट z+1, मैंने बताया था जब रूट को आप अपने इक्वेशन से डिवाइड करो तो हमारा दूसरा वाला रूट आता है। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, हमारा क्या है वैल्यू, ये इक्वेशन है। तो हम z को कैसे मल्टीप्लाई करें, जो ये वाला वैल्यू हमारा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2z² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2z² से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, 2z³ और 1 इंटू 2z² हमारा क्या हो जाएगा, 2z²। साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, ये हमारा कट गया। 2z² माइनस z² हमारा क्या हो जाएगा, z²। लेकिन साइन हमारा क्या होगा, माइनस में, क्योंकि हमारा जो 2z है उसका साइन क्या है, ज्यादा है। ओके, तो हमारा आ जाएगा -z²। अब हमारा यहाँ पर क्या आ गया, z, और ये रहा हमारा +2। ठीक है, अब हम देखो क्या करना है, अब हमें कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वाला वैल्यू हमारा माइनस हो जाए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, z से मल्टीप्लाई करेंगे। तो z और माइनस z से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमारा यहाँ क्या है, माइनस साइन है। तो z इंटू जेड हमारा क्या हो जाएगा, -z², और ये 1 इंटू ये हो जाएगा -z। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, और यहाँ पे अगर हमारा प्लस हो गया तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो z+z हमारा हो जाएगा 2z+2, ये वाला 2 हमारा आ गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, z+1 को ऐसे एंगल से मल्टीप्लाई करना है जो वैल्यू हमारा क्या कटे, 2z+2 से। तो हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, +2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा 2z+2, साइन चेंज होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और हमारा आ गया रिमाइंडर 0। तो हमने क्या देखा कि जो 2z² माइनस z+2 है, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, यही दो हमारे क्या बनेंगे, रूट्स बनेंगे, जो कंप्लीटली किसको डिवाइड करेंगे, 2z³ प्लस z² प्लस z+2। ठीक है, तो हमने अपना क्या निकाल लिया, अपना इक्वेशन निकाल लिया, हम अपना रूट निकाल लिए। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, इतना तो आप लोगों को पता होगा, डिवीजन रूल है। ठीक है, तो हमारा हो गया रूट z+1 इंटू 2z² माइनस z+2। ओके, डिवाइडेड बाय हमारा क्या है, 4z³। अब देखो, अब 4z³ है, इसको हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है वो समझो। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा ऊपर में जो पावर है, क्योंकि हमने अब अपना सिंप्लीफाई कर लिया है, हमने अपने फॉर्म चेंज कर लिए हैं, तो अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड hz के फॉर्म में लाना है, मतलब स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में लाना है। तो हमें क्या करना होगा, समझो
तो आप देखोगे कि हमारा पावर किस में, पॉजिटिव में। अब हमें क्या बनाना है, निगेटिव में बनाना है, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है वो जेड के इनवर्स पावर में होता है। तो कैसे होगा वो समझो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस वाला जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग क्या करेंगे, जेड से डिवाइड कर देंगे, और ये वाला प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। सिंपली मतलब जेड क्यूब को आपने दो हिस्सों में तोड़ दिया, जेड और जेड स्क्वायर में। तो जेड से अगर आप इधर डिवाइड कर दो तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, जेड डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस जेड का इनवर्स हो जाएगा। और अगर आप जेड स्क्वायर से इधर डिवाइड करो तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस जेड टू द पावर -1 प्लस 2 जेड टू द पावर -2, ये हो जाएगा। और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू 4। ठीक है, तो हमने 4 को क्या किया है, इधर भेज दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा एच जेड है वो टूट गया है H1Z H2Z में, इसको हम लोग मान लेते हैं कि हमारा क्या है, H1Z है। H1Z हमारा क्या निकल गया, 1 प्लस जेड का इनवर्स। और H2Z हमारा क्या निकल गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर ब्रेक डाउन अगर करेंगे तो 2/4 हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4 जेड टू द पावर -1 प्लस 1/2 इंटू जेड टू द पावर -2। तो हमारा ये हो गया H2। अब देखो, अब हमें क्या करना है, कैस्केड स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बनेगा समझो। तो हमारा जो Hz बनेगा वो कैसे बनेगा, H1Z इंटू H2Z से। मतलब H1Z का जो आउटपुट होगा वो H2Z के लिए इनपुट का काम करेगा। तो सिंपली हमें पहले क्या निकालना है, H1Z का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो H1Z का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है वो समझो। तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से इनपुट सिग्नल आ रहा है XZ। ठीक है, वो सबसे पहले क्या हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई होके हमारे एडेड पे आ रहा है। ठीक है, और दूसरा हम देख रहे हैं कि जो हमारा वैल्यू है वो क्या हो रहा है, इनपुट सिग्नल एक डिले के साथ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो मतलब हमारा क्या है, 1 है कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या जा रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या जनरेट हो रहा है, हमारा आउटपुट। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, WZ। तो जो WZ आया वो क्या है, H1Z का हमारा क्या है, आउटपुट वैल्यू है। तो हमारा H2Z के लिए ये WZ क्या हो जाएगा, इनपुट बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, इनपुट आएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, अपना H2 बनाना है। तो H2 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा यहाँ से आएगा WZ। वो सिंपली पहले क्या हो रहा है, एक जगह 1/2 से सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें कोई भी डिले एलिमेंट नहीं है, तो वो डायरेक्ट 1/2 से मल्टीप्लाई होके हमारे आउटपुट वाले एडर में जा रहा है। देन हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा आउटपुट इनपुट है वो एक डिले के साथ आ रहा है। तो हम अपना यहाँ क्या करेंगे, एक डिले लगा देंगे विथ कोफिशिएंट क्या है हमारा, -1/4। अब देखो, उसके बाद हमारा फिर एक इनपुट एक डिले के साथ आ रहा है। तो हम क्या हो जाएगा, z टू द पावर -1, और हमारा क्या है, एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1/2 से। तो आप देखोगे कि ये वाला फॉर्म बन गया, और यहाँ पर हमारा क्या जनरेट हो गया, YZ। यहाँ से हमारा क्या आया, XZ आया। यहाँ हमें क्या देखने को मिला, हमारा YZ। बीच में हमारा क्या रहा, WZ। क्यों, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन था वो दो छोटे स्मॉलर ट्रांसफर फंक्शन में टूट गया, H1Z और H2Z। और H1Z और H2Z क्योंकि सीरीज में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हम कह सकते हैं जो H1Z का जो आउटपुट होगा, जो हमारा क्या है WZ, वो H2Z के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट का काम करेगा। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, H1Z। H1Z के लिए जो हमारा इनपुट है XZ है, और आउटपुट हमारा क्या है, YZ। और यहाँ से हमारा क्या हो गया, हमारा H2Z। H2Z के लिए जो हमारा आउटपुट आया वो क्या आया, YZ। इनपुट आया क्या हमारा, WZ। तो ओवरऑल हमारा XZ बाय YZ क्या आ गया, इक्वल टू HZ। हमारा क्या आ गया, HZ, मतलब ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हमारा आ गया। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुआ हो। तो अगर कहीं से कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में पूछना, आप लोग क्वेश्चन वगैरह जो भी है वो लगाओ। और यहाँ पर थोड़ा सा होता है टेक्निकलिटी कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो बस सीरियली आप समझने की अगर कोशिश करोगे ना तो स्ट्रक्चर बहुत आसान होता है। मतलब थोड़ा सा अगर सोचो कैसे क्या हो रहा है, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट सोचो कि इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, ऐसे जाना है ऐसे जाना है।
जैसे अगर आप बोलोगे, आपसे कोई पूछे कि आपका घर का पता क्या है, तो आप बताओगे ना कि आप पहले यहाँ आओगे, फिर वहां जाओगे, फिर वहां जाओगे, फिर हमारे घर आओगे, मतलब ऐसा। तो जस्ट आपको ऐसे ही यहाँ पर भी करना है कि आपको क्या करना है, अपना जो सिग्नल है XZ है उसको अपने पता पे पहुंचाना है, जो वहां पर क्या बन जाएगा, वो YZ बन जाएगा। तो वो कैसे कैसे रास्ता तय करेगा आपको, वो बस उसको अच्छे से समझाना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर आपका क्या होता है, ये सिस्टम कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा है लीनियर फेज रिस्पॉन्स, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उसके बाद हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन मैं सोच रही हूँ कि मैं न्यू ईयर में आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेके आऊँ। मतलब सम सॉर्ट ऑफ मैं कुछ नया प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो उसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना है। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, कमेंट भी भर भर के करो। अगर भले आपको कमेंट में यही बोलना है कि मैम आप अच्छा नहीं पढ़ाती, या जो भी मन में आए आप करो, ठीक है। कमेंट में आप अपने फीडबैक दो कि क्या क्या है क्या नहीं। अगर मेरे से नहीं हो पा रहा है तो मैं उसको और भी सुधारूंगी। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है, तो आप लोग कमेंट में लिखो कि मैम आपका वीडियो अच्छा है, ताकि बाकी लोग भी क्या कर सके, मेरे वीडियो से कनेक्ट कर पाए, वो भी मेरी वीडियो से क्या ले पाए, थोड़े से आउटपुट ले पाए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।